अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी डॉक्टर हलीमा। हम अगर बात करें दूसरी कॉजेज़ की तो वो नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेज़ हो सकती हैं। अब वो नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेज़ हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं? मेनली हम उसे रिस्क फैक्टर भी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से उन फैक्टर्स की वजह से फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। अब उसमें सबसे पहले रीज़न हमारे पास डायबिटीज़ हो सकती है। जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उससे पूछते हैं कि आप डायबिटिक तो नहीं हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर ज़्यादा चांस होता है कि उन्हें फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। अब डायबिटिक पेशेंट में ये चांस क्यों होता है? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का जो है ना लेवल वो ज़्यादा होता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आके अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं शोल्डर के कोलेजन के साथ, और जो हमारा पहले से स्टिफ जॉइंट होता है वो उसको और ज़्यादा स्टिफ करते रहते हैं। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो वो हमारे पास हो सकती है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंसिव पेशेंट में फ्रोज़न शोल्डर कैसे कॉमन हो सकता है? वो इस तरह से कि हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। जब भी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पर वो क्या करता है, वो स्टिफनेस को भी कॉज करता है और वहाँ पर वो फाइब्रोसिस करना स्टार्ट कर देता है। उस कैप्सूल की, शोल्डर के कैप्सूल की फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है थिकनिंग, तो वो उसकी कैप्सूल की थिकनिंग करता है। थिकनिंग की वजह से हमें फील होता है कि हमारा शोल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता जा रहा है। तो उस स्टिफनेस की वजह से वो उसकी मूवमेंट जो है वो लिमिटेड होना स्टार्ट हो जाती है और वो फ्रोज़न शोल्डर को कॉज कर सकता है। अब हम अगर थर्ड नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉज की बात करें तो उसमें हमारे पास स्ट्रोक आ सकता है। स्ट्रोक के पेशेंट के जॉइंट्स जो है ना वो इमोबाइल हुए होते हैं। इमोबाइल होने की वजह से उनके जॉइंट वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो जॉइंट यूज़ नहीं हो रहे, वो डिसयूज़ होते जा रहा है मसल भी और जॉइंट भी, वो एक ही पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से जॉइंट जो है वो स्टिफ होना स्टार्ट होता है और वो फ्रोज़न की तरफ जा सकता है। उसके अलावा स्ट्रोक के पेशेंट में अदर कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं, उनको मेनली हाइपरटेंशन होती है, क्योंकि स्ट्रोक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कॉज हो सकता है। उन्हें डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से भी अगर पेशेंट की एज अबव 50 या 40 है तो उस पेशेंट को फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। अगर हम फोर्थ कॉज की बात करें जो नॉन शोल्डर रिलेट हो सकती है, वो हमारे पास कार्डियो प्रॉब्लम हो सकती है। कार्डियो प्रॉब्लम इस तरह से रिलेट कर सकती है शोल्डर पेन में कि जितनी भी कार्डियक की पेन होती है वो रेफर्ड पेन होती है, और उसकी पेन जो है हमेशा रेफर्ड होती है, वो मूव कर जाती है टूवर्ड्स द शोल्डर। पेशेंट को फील होता है कि कार्डियो की प्रॉब्लम जो है ना वो उसके शोल्डर में भी फील हो रही है, तो वो क्या करता है, पेन की वजह से उस जॉइंट को ज़्यादा यूज़ नहीं करता। उसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी आ सकती है, वो स्टिफ भी हो सकता है और वो फ्रोज़न शोल्डर को भी कॉज कर सकता है। हम फिफ्थ कॉज की बात करें तो वो हमारे पास हाइपर थायरॉयडिज़म हो सकता है। वो किस तरह से कॉज कर सकता है फ्रोज़न शोल्डर को या शोल्डर पेन को? तो वो इस तरह से कॉज कर सकता है कि हाइपर थायरॉयडिज़म के अंदर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा वो होता है, उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस के एलिवेटेड लेवल की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ज़्यादा होता है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जब भी ज़्यादा होता है तो वो कैप्सूलर फाइब्रोसिस कॉज करता है, मतलब कि थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है वहाँ हमारे कैप्सूल की, तो इस वजह से वो लीड कर सकता है फ्रोज़न शोल्डर को। इसके अलावा अगर हम सिक्स कॉज की बात करें तो वो हमारे पास मीनोपॉज हो सकती है। जब भी किसी फीमेल को मीनोपॉज हो जाता है तो उसमें हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। जब भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, तो हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी वो इफ़ेक्ट करता है, जॉइंट्स की मोबिलिटी को, जॉइंट कैप्सूल को, कनेक्टिव टिश्यूज़ को, तो वो शोल्डर को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। एक और कॉज को डिस्कस करें तो हमारे पास सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम इस तरह से शोल्डर रिलेटेड भी हो सकती है कि अगर हमारी लोअर सर्वाइकल डिस्क को कोई इंजरी हो गई हुई है तो वो क्या करती है, हमारी जितनी भी नर्व वहाँ से पास कर रही होती हैं जो शोल्डर को सप्लाई करती हैं, वो उस नर्व को कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन इफ़ेक्ट हो सकती है। उसकी वजह से वहाँ पर मसल जितने भी हमारे शोल्डर के अराउंड होते हैं
वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, शॉर्टनिंग की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मसल स्टिफ होना स्टार्ट होता है, वहाँ पर पेन आती है और वो इमोबाइल आहिस्ता आहिस्ता हम डर की वजह से कर देते हैं, और वो भी फिर फ्रोज़न शोल्डर को लीड कर सकता है। सर्वाइकल प्रॉब्लम भी इसको लीड कर सकती हैं फ्रोज़न शोल्डर को। तो ये हमारी सारी थी जो नॉन रिलेटेड कॉजेज़ भी हो सकती हैं, ये हमारे रिस्क फैक्टर भी हैं। सो आज हमने नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेज़ जो हैं वो डिस्कस की हैं जो कि फ्रोज़न शोल्डर को लीड कर सकती हैं। नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू।